हुँ। अच्छा, मान लीजिए कि आपने कोई सामान खरीदा, कोई खाने की चीज़ है आपने खरीदी और घरवाला कोई बीमार पड़ गया। तो क्या एट अ स्ट्रेच वो 3 महीने में जो आएगा, उनका रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद तो तब तक तो हमारा जो भी घर का इंसान है वो तो बीमार हो चुका है एंड ही हैज़ जस्ट कम आउट। उस कंडीशन में अगर मान लीजिए उसकी बिलिंग की या उसके इलाज का खर्चा होता है, क्या वो भी इस तरह से मिल सकता है वापस? जी, बिल्कुल। अगर अगर कि कुछ खा के आप बीमार हो गए हैं और आप प्रूव कर पाते हैं, लेबोरेटरी की जाँच में आता है कि वो इस चीज़ को खाने की वज़ह से ही बीमार हुआ था, तो वो कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हैं फॉर द लॉस और इंजरी जो कि कंज़्यूमर या उसके घरवालों को, उसके रिश्तेदारों को फेस करना पड़ा है, तो उसके लिए कॉम्पेंसेशन माँग सकते हैं और कंज़्यूमर कोर्ट के पास पावर है कंपनी को डायरेक्ट करने के लिए कि वो कॉम्पेंसेशन दें। हुँ। विवेक जी, आपने कहा कि जितनी भी अभी तक बातें हुई उसमें ये कहा गया कि आप कंज़्यूमर कोर्ट में जाके बोलें, आप कंज़्यूमर जी, कोर्ट में जाके बोलें। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसे जी। पता ही नहीं कंज़्यूमर कोर्ट क्या होते हैं या कहाँ पर हैं, तो उसका फर्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए? जी, जैसे कि हम बता रहे हैं कि उसे कंज़्यूमर कोर्ट में जाना चाहिए। फर्स्ट एक्शन यही है कि जैसे वो पढ़ा लिखा है नहीं, लीगल नोटिस भेज नहीं सकता, वो किसी वकील के पास जा सकता है। एक अच्छी एडवाइस ले सकता है कि भई क्या किया जाए। कोई भी वकील जो एडवोकेट हैं उनके एक लीगल नोटिस दे सकते हैं और लीगल नोटिस के बावजूद अगर सामान चेंज नहीं किया जाता तो उनके बिहाफ़ पे एप्लीकेशन टाइप करेंगे और उनका केस प्रेज़ेंट करेंगे बिफोर द ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट फोरम। हुँ। ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना है, जी, ये सक्सेसफुल कितना है? किताबों में तो लिख दिया कि अगर ये जी। प्रॉब्लम है तो आप यहाँ जाइए, ये प्रॉब्लम है यहाँ जाइए, यहाँ कंप्लेन करिए, 3 महीने में आपको न्याय मिलेगा। पर ये सफल कितना है ये कानून? जी, देखा जैसे जैसे हर सिक्के के 2 पहलू हैं। कुछ लोग हैं जिनको रिलीफ़ मिलने में थोड़ी देरी हो जाती है, पर ऐसा नहीं है रिलीफ़ नहीं मिलता। इस देश में कंज़्यूमर फ़ोरम्स के बनने के बाद बहुत लोगों को रिलीफ़ मिला है, चाहे थोड़ा समय ज़रूर लग जाए, बट दे आर एबल टू एनफ़ोर्स देयर राइट्स। उन्हें बहुत ऐसे लोगों से मैं खुद मिला हूँ, पर्सनली मैंने देखा भी है। उनके प्रोडक्ट्स चेंज कर दिए गए हैं। कोई अगर सर्विसेज़ में डेफ़िशिएंसी है, तो डायरेक्शन दी गई है बैंक को, इंश्योरेंस कंपनी को या अदरवाइज़ जो भी है कि जो सर्विसेज़ में डेफ़िशिएंसी है वो पूरी की जाए। कोई टेलीफ़ोन कंपनी है, एक्सेस बिल दे दिया है, क्रेडिट कार्ड कंपनी है, बैंक है, इंटरेस्ट देना है, नहीं दिया, कोर्ट ने डायरेक्शन दी हैं कि इंटरेस्ट दिया जाए। तो देखा जाए तो ये जो कानून है और इस डिस्ट्रिक्ट फ़ोरम्स के थ्रू बहुत ही सक्सेसफुल है। हुँ। विवेक जी, आपने कहा कि कंप्लेन करने के लिए इसमें कई बार वकील की भी ज़रूरत नहीं होती है। जी। तो एक आम इंसान क्या करे ऐसा कि वो यहाँ पर कंप्लेंट अपनी फ़ाइल कर सके और उसे वकील की ज़रूरत ना पड़े? जैसा कि मैंने कहा कानून में ज़रूरत नहीं है कि किसी वकील की सर्विसेज़ ली जाएँ। आप खुद जाएँ कंप्लेंट ड्राफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको खुद ड्राफ्ट करनी नहीं आती कंप्लेंट किसी टाइपिस्ट के पास जाएँ कोर्ट में, कोर्ट प्रीमिसेस में। वो ₹200 लेगा आपके लिए कंप्लेंट फ़ाइल कर देगा। ₹10 दीजिए आप अपना एफ़िडेविट नोटराइज़ कराइए। ₹100 फ़ीस भरिए चालान के थ्रू या फिर पोस्टल ऑर्डर भी लगा सकते हैं और खुद जाके 3 कॉपीज़ उस कंप्लेंट की लगा के कंज़्यूमर फ़ोरम में फ़ाइल कीजिए। वकील की ज़रूरत नहीं है, खुद ही फ़ाइल कर सकते हैं। जगदीश सिंह जी हैं असंध से। जगदीश जी, नमस्कार। नमस्कार मैम। जी, अपना सवाल पूछिए। मैम मेरा सवाल ये है जी मैम मैंने जी। जी जगदीश जी, अपने नमस्कार टीवी मैम। की वॉल्यूम बंद करिए पहले। हाँ जी मैम ऐसे है मैंने ना एक दुकान रेंट पे ली हुई थी जी, तो मैंने बंद कर दिया है। जी, जी मैम तो मैंने ना दुकान एक रेंट पे ली हुई थी, ये संस्था की दुकान है। जी, तो मैम उनसे वो दुकान कच्ची थी ऊपर से, तो मैंने उनसे परमिशन लेके मैंने उनको बोला भैया दुकान ऊपर से कच्ची है तो मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, मैं इस पर लेंटर डलवा लेता हूँ। तो मैम उन्होंने पहले मेरे को परमिशन दे दी, चलो ठीक है आप ऐसे कीजिए। मैं अपने खुद के बेस पे लेंटर डलवाने के लिए मैंने वहाँ पे मिस्त्री लगाया, उसको तुड़वाया। जैसे ही दुकान लेंटर तक पहुंची है तो उन्होंने मेरा काम बंद करवा दिया है। वो जी। अब ना तो मेरे को लेंटर डालने दे रहे हैं और ना ही ये कह रहे हैं भी ये इसका कुछ करो या ना करो। मैंने अपना सामान किसी दूसरी दुकान में रखा हुआ है सामान, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। इसके बारे में बताइए मैं क्या करूँ। जी। देखिए जी, ये जो इनका प्रश्न है कंज़्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के प्रीव्यू में नहीं है, हुँ, ना ही ये कंज़्यूमर हैं। हुँ, हाँ, इनके सवाल का हम फिर भी जवाब दे देते हैं। हुँ, अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया है कोई रिटन में आपके पास दस्तावेज़ है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, अपना राइट एनफ़ोर्स कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई रिटन में डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर आप वकील साहब के पास जाइए, वो आपको एडवाइस करेंगे। ओरल एग्रीमेंट्स आर ऑल्सो एनफ़ोर्सेबल आपके पास अगर विटनेसेस हैं। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि आपका आपका जो प्रश्न है, ये कंज़्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के प्रीव्यू में नहीं आता, जो कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं। हुँ। जी। विवेक जी, ये कानून की अगर मैं बात करूँ, कंज़्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जी, 1986 में ये कानून बना, उससे पहले क्या होता था, कोई कानून इस तरीके का था नहीं।
दुकानदार सामान दे देता था, कंज्यूमर जो आज भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कानून आने के बाद, पहले तो कुछ था ही नहीं, तो कंज्यूमर बेचारा कहीं जा ही नहीं पाता था, उसे जो सर्विसेज प्रॉमिस की जाती थी वो मिलती नहीं थी, उसने कोई चीज़ ले ली, डिफेक्ट आ गया तो वो सब कुछ उसके सिर पे आ जाता था। इसलिए सरकार ने देखा कि इस तरीके के किसी कानून की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है हमारे देश में ही कानून है, हर देश में ऐसे इस तरीके के कानून है कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। कैथल से रणधीर जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। नमस्कार। चलिए, लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। हम बात कर रहे थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। वकील साहब, अडल्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा मिलावट खाने पीने की चीज़ों में आती है, और कई बार ऐसा होता है कि हमने 250 ग्राम का पैकेट खरीदा या आधा किलो का पैकेट खरीदा, 50-60 रुपए कुल उसकी कीमत होती है। तो ऐसे में एक गृहिणी की अगर मैं बात करूं तो ये सोचिए चलो छोड़ो, दूसरा ले आते हैं। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो रोज़मर्रा इन चीज़ों से निकल रहे हैं, रोज़मर्रा गलत खा रहे हैं? जी, उनके लिए यही मैसेज है कि मैं समझ सकता हूँ कि 60 रुपए की चीज़ है, उसके लिए आप कोर्ट नहीं जाना चाहते, कंज्यूमर कोर्ट के पास अपने 2 से 3 साल ख़राब नहीं करना चाहते। आप नहीं चाहते कि मैं उसके लिए एक पटिशन ड्राफ्ट करूँ और 100 रुपये फ़ीस दूँ और कोर्ट के पास आऊँ। बट हमें अपने राइट के लिए स्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने अधिकारों के लिए खड़े नहीं होंगे तो हमें कभी अधिकार मिलेगा ही नहीं। तो हमें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना है। अगर हमें कंप्लेंट करनी है तो करनी है, चाहे वो चीज़ 5 रुपये की हो, चाहे वो 500 की है, चाहे 5000 की है। अगर आज हम अपने अधिकारों के लिए खड़े हैं तो हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि कल हमें और जो चीज़ें मिलनी है, हम अपने अधिकार तो इन्फोर्स कर ही पाएंगे अपने अधिकारों के हिसाब से। अगर मैं महंगी चीज़ भी हम लेंगे तो हम उसके वो भी ठीक ठाक पा पाएंगे। विवेक जी, अक्सर देखा गया जब भी हम कोई चीज़ की शॉपिंग करते हैं तो एक स्टार लगा के कंडीशन अप्लाई ज़रूर लिखा होता है। ये कंडीशन अप्लाई एज अ कंज्यूमर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या कंडीशंस होती हैं ये, और कितनी ध्यान में रखनी चाहिए? क्या ये हम जाके पूछें कि कंडीशंस अप्लाई का क्या मतलब है? जी, अगर आप कोई चीज़ ले रहे हैं तो उनके वो साथ में आपको एक डॉक्यूमेंट देंगे या कोई अपना परफॉर्मा कोई कैटलॉग देते हैं, उसमें वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। वो सारा फाइन प्रिंट होता है, वो यूजुअली कंज्यूमर पढ़ता नहीं है, और जब कल को कोई चीज़ प्रॉब्लम आ जाती है तो वो वही टर्म्स एंड कंडीशंस दिखा देते हैं कि इन टर्म्स पे हमने बेचा है। ऑल्दो ये कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एनफोर्स कर सकते हैं, बट फिर भी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके हिसाब से ही कंज्यूमर कोर्ट ऑर्डर करता है। बट हाँ, ये है कि अगर वो सारी चीज़ें सामने नहीं हैं, ऐसी जगह दिखाई नहीं गई कंज्यूमर को वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, तो वो फिर भी कंज्यूमर कोर्ट के पास आ सकता है, कह सकता है कि भाई मुझे तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस दिखाई नहीं गई थी, मैंने मांगी नहीं दिखाई गई और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो उस केस में भी उसको रिलीफ मिल सकता है। विवेक जी, ये बताइए कि एज अ कंज्यूमर अगर आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हो, चाहे वो आपके लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई चीज़ हो, चाहे वो कोई बड़ी गाड़ी हो या कोई भी छोटी सी चीज़ हो, तो किन चीज़ों का ध्यान एक कस्टमर को ज़रूर रखना चाहिए? जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कस्टमर को पहले टर्म्स एंड कंडीशंस देखने चाहिए। अगर जो क्वेश्चंस हैं पूछने चाहिए कि क्या वारंटी है, कितने साल की वारंटी है, अगर कोई एक्सटेंडेड वारंटी है तो क्या उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। उसे बिल लेना चाहिए, ये देखना चाहिए कि बिल में मैन्युफैक्चरर का नाम हो, जो रिटेलर बेच रहा है उस रिटेलर का नाम हो। अगर रिटेलर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स का प्रॉमिस कर रहा है तो वो सब कुछ रिटन में होना चाहिए। वो एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट का डिमांड कर सकते हैं कि ये सब कुछ आप रिटन में दीजिए, लिखित में दीजिए, तभी आप उन चीज़ों को इन्फोर्स कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है विवेक जी कि हम कुछ चीज़ें खरीदते हैं उस पर डिस्काउंट होते हैं जी। ये डिस्काउंट का क्या मतलब है? मतलब क्यों डिस्काउंट दिए जाते हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके पीछे भी कस्टमर का कहीं पे अनहित करने की कोशिश या उनको ठगने की कोशिश की जा रही हो कहीं? जी, वो तो कई बार होता है कि सामान डिस्काउंट्स देती कंपनी की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जिसमें वो डिस्काउंट्स देती हैं। हाँ, हमें ऐसे डिस्काउंटेड चीज़ों पे भी वही चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें बिल ज़रूर लेना है डिस्काउंटेड चीज़ों पे, टर्म्स एंड कंडीशंस देखनी है, ये देखना है अगर खाने-पीने की चीज़ें हैं कि वो एक्सपायरी के डेट के नज़दीक तो नहीं है, उन चीज़ों का ध्यान रखना है, चाहे हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। दवाइयाँ जो होती हैं ये जी। रोज़मर्रा में यूज़ होती हैं, इन चीज़ों को, जैसे दवाई हो गई खासकर, तो इन चीज़ों में जब भी हम खरीदें तो किन चीज़ों पर ध्यान दें? हमें जब भी हम दवाइयाँ दें, हमें बैच नंबर का ध्यान देना चाहिए कि क्या क्या ये बैच नंबर वैलिड है। सरकार ने एक वेबसाइट भी बनाई हुई है और एक एसएमएस सर्विस भी है जिसमें आप बैच नंबर बेच के चेक कर सकते हैं कि ये दवाई असली है या नकली है। फिर हमें देखना है कि वो दवाई एक्सपायरी डेट के नज़दीक तो नहीं है या एक्सपायर्ड तो नहीं है। अगर एक्सपायर्ड है तो वो चेंज कराएं केमिस्ट शॉप से। राम बिलास जी जुड़ गए हमारे साथ कनीना से। राम जी नमस्कार। जी, अपना सवाल पूछिए। क्या आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है? जी मैडम। जी, अपना सवाल पूछिए। मैडम जी, ये है कि मेरे गांव में गैस एजेंसी है इंडियन की। जी।
उस डिस्ट्रीब्यूटर ने मेरी कॉपी में कोई सिलेंडर की एंट्री नहीं है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर ने मेरे था वो ब्लैक में जारी कर दिया। राम जी, अपना सवाल फिर से दोहराइए एक बार। मैडम जी, ये कह रहा हूँ कि मेरे गांव में जय गुरुदेव ग्रामीण वितरक गैस एजेंसी इंधन, जी, आपके गांव में गैस एजेंसी है? मैडम, जी और उस डिस्ट्रीब्यूटर ने मेरा सिलेंडर किसी दूसरे व्यक्ति को जारी कर दिया। जी जी। इसकी शिकायत मैंने उच्च अधिकारियों से की, उन्होंने आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला मैडम जी मेरे को। जी जी, कितना वक्त हो गया कंप्लेन करे हुए? मैडम जी, मैं 6 महीने से परेशान हूँ। ये बात है 31 मार्च की। जी जी, मार्च से ये वक्त हो गया और इनको जी, इनका फिट केस है, कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। बिल्कुल डेफिशिएंसी इन सर्विसेज का केस है। इंडियन गैस एजेंसी दे आर लाइबल टू प्रोवाइड हिम गुड सर्विसेज, और क्योंकि इनका सिलेंडर किसी और को जारी कर दिया गया है और उनकी कंप्लेंट्स पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन के साथ कंज्यूमर फोरम में, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और उसी हिसाब से इन्हें रिलीफ मिल सकता है। जी चलिए विवेक जी, चलते चलते आप ये बताइए, आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कंज्यूमर्स के लिए खासकर? जी, मैसेज यही है कि आप अपने राइट्स के लिए खड़े होना चाहिए आपको। सारे के सारे आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़िए। कुछ भी सामान खरीद रहे हैं, चाहे प्रोडक्ट है या सर्विसेज हैं, सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़िए। आप बैंक में जाते हैं, बैंक का अकाउंट खोलते हैं, सारी टर्म्स पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप नहीं समझ पाते हैं तो बैंक के एम्प्लॉय से, उनके रिप्रेजेंटेटिव से कहिए, भैया आप मुझे बताओ इसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं आप, उसमें वो पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़िए। मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और वो एक आम आदमी की समझ में नहीं आती, बट जो इंश्योरेंस एजेंट है या बैंक का कोई रिप्रेजेंटेटिव है, आप उनसे समझ सकते हैं। और अगर आपको वो जो प्रॉमिस की गई थी सर्विसेज नहीं मिलती हैं, तो आप अपने राइट्स के लिए खड़े होइए, फोरम में आइए, कंज्यूमर फोरम के पास जाइए, रिलीफ लीजिए। अगर कोई प्रोडक्ट है जो आपको प्रॉमिस किया गया, कोई वारंटी दी गई कि ये इतनी आपको वारंटी दी है, 2 साल की, 3 साल की, 1 साल की, जैसे भी है, उस वारंटी का पूरा फ़ायदा लीजिए। अगर आपको नहीं देते हैं, फिर राइट के लिए खड़े होइए, नोटिस दीजिए, लीगल नोटिस भी दे सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो कोर्ट के पास आ सकते हैं। एक एप्लीकेशन, छोटी सी एप्लीकेशन है, टाइप करवानी है, खुद कर सकते हैं। अगर खुद नहीं कर सकते, एक टाइपिस्ट से टाइप कराइए, 100 रुपये की मात्र फीस है, और अपनी दलीलें खुद कीजिए, कोई वकील की भी ज़रूरत नहीं। चलिए विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और इतनी अहम जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो विवेक जी ने आपको यही कहा कि जो भी आपके राइट्स हैं उनके लिए खड़े होना सीखिए। कानून बहुत सारे हैं लेकिन आप अवेल नहीं करते, आप उनकी तरफ बढ़ते नहीं हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप उनकी तरफ बढ़ें। तो हमें उम्मीद है कि आज की इस चर्चा के बाद आप अपने अधिकारों के विषय में जान गए होंगे और आगे भी इन्हीं चीज़ों पर ध्यान भी रखेंगे। तो आज बस इतना ही। अगले शनिवार शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।